कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई जाती है, लिखी नहीं जाती। और जो भी शख्स उन कहानियों को सुन लेता है वो जिंदगी भर उनकी परछाइयों से बच नहीं पाता। कहते हैं जिन सिर्फ नफरत नहीं करते, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जिनसे वो मोहब्बत कर बैठते हैं उस इंसान को उनकी मोहब्बत की कीमत अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। और आज की कहानी में हमें यही चीजें पता चलने वाली है। हे गाइस, व्हाट्स अप? तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ ऐसी कहानी होने वाली है कि शायद आपने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 400K के पास आने वाले हैं। और आप सबको पता है 100K 200K 300K में जैसे मैं कहानी लेकर आया हूँ, एक 400K स्पेशल भी होगी। मेरी खुद की बनाई हुई कहानी 3 पार्ट की सीरीज, और आप सबको पता है वो कितनी बढ़िया रहती है। तो कहानी मेरे पास रेडी है, मैं बस वेट कर रहा हूँ 400K होने का। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी आज की स्टोरी नूर की है। नूर अपने पेरेंट्स के साथ लिबिया में रहती थी। लिबिया रेगिस्तानों का शहर, एक ऐसा देश जो कि उसकी सियासत के लिए मशहूर है। और उन्हीं रेगिस्तानों की रेत में छुपी है कुछ अनसुलझी खौफनाक कहानियां, जो एक महज धूल बनकर आज भी वहां उड़ती है। हम सब ने कहीं ना कहीं जिन के बारे में सुन रखा है, कभी लोगों से तो कभी कहानियों से। हम सबको पता है कि जिन 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे जिन जो कि कहीं ना कहीं इंसानों की मदद भी कर लेते हैं, लेकिन बुरे जिन ऐसे भी होते हैं जिनसे अगर पाला पड़ जाए तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। और नूर की किस्मत ने भी उसकी मुलाकात एक ऐसे जिन से करवा दी जहां एंड आते आते समझो मौत का सौदा हो चुका था। नूर त्रिपोली के पास एक कोस्टल टाउन में रहा करती थी। नूर को लिबिया शिफ्ट हुए महज 2 से 3 साल ही हुए थे और उसने अभी इतना जगह एक्सप्लोर नहीं किया था। वैसे मैं नूर की एज बताना भूल गया। वो 19 साल की थी और हमेशा लाइब्रेरी में ही रहती थी, हमेशा किताबों से ही घिरी रहती थी। नूर शांत थी, सिंपल थी और किताबों की दीवानी थी। उसके दोस्त हमेशा मजाक में कहते थे, नूर तुम इंसानों से ज्यादा कागजों और कहानियों से प्यार करती हो। और उनका कहना गलत भी नहीं था। नूर के लिए जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल वो होता था जब वो अपनी लाइब्रेरी का शटर बंद करके एक पुरानी डायरी या मैप लेकर अकेली ही किसी हिस्टोरिकल जगह की खोज पर निकल जाती। नूर का शौक बाकी लोगों से बहुत अलग था। जहां बाकी लोग कैफे में जाते थे, मूवीज देखते थे, स्पोर्ट्स देखते थे, इनमें उन्हें खुशी मिलती थी, लेकिन वहीं पर नूर सिर्फ खंडरों की चीखती हुई खामोशी में खुद को जिंदा महसूस करती थी। अब एक दिन नूर डिसाइड करती है कि वो एक एंशिएंट सिटी लेप्टिस मैग्ना की तरफ जाएगी। एक ऐसी जगह जहां पर दिन के टाइम बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, हर कोई वहां घूमने आता था, फोटोज खिंचवाने आता था। लेकिन जैसे ही रात आती थी वहां पर कोई कदम तक नहीं रखता था। रीजन था वहां पे फैली हुई पुरानी कहानियां। कहते हैं कि उन वीरान इमारतों, टूटे हुए रोमन आर्चेज और समुंदर के किनारे बिखरी हुई रेतों पर इंसान नहीं सिर्फ जिन रहते हैं। नूर के लिए ये सब सिर्फ कहानियां थी, लाइब्रेरी की किताबों में लिखे जाने वाली लेजेंड्स, जिन्हें वो फिक्शनल समझकर पढ़ती थी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, एक खुद से किया हुआ सवाल, क्या ये कहानियां सच है? क्या इंसान और जिन के रास्ते कभी टकराए भी हैं? क्या सच में जिन इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां होती है? और इसी क्यूरियोसिटी ने नूर को मजबूर कर दिया था वो स्टेप लेने के लिए। वो सोचती है कि चलो एक बार चल के देखा जाए। शाम ढलते ही जैसे ही आसमान का रंग नीले से काला होने लगा, नूर अपनी डायरी और टॉर्च लेकर चल पड़ती है। खुद से कहती है कि बस एक छोटी सी वॉक होगी, बस देखना है कि सच और अफसानों के बीच कितना फर्क है। लेकिन नूर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वो शॉर्ट वॉक कह रही थी, सोच रही थी कि बस एक बार जाकर देख आऊंगी, वो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात बनने वाली थी। नूर उस जगह पर पहुंचती है, समंदर के किनारे। वो जगह बहुत शांत थी। नूर को मानो जन्नत मिल गई थी। इतना सुकून और शांति उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ जितना उस रात को उस जगह पर जाकर महसूस हो रहा था। नूर चुपचाप उन लहरों के बीच में जाकर बैठ जाती है और उस खुले एनवायरनमेंट का आनंद ले रही थी। चारों तरफ उसे सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और समंदर में पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नूर वहीं बैठी थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब नूर की एक आदत रहती थी, वो हमेशा जब खाली बैठी रहती थी या बहुत अच्छा फील करती थी तो वो पोयम लिखती थी। और ऐसे ही उस रात को भी वो पोयम लिखना शुरू करती है। मैं इससे पहले आपको पोयम सुनाऊं, मैं आपको बता दूं कि नूर का कोई भी दोस्त नहीं था। अक्सर वो अपनी जगह बदलती रहती थी, शिफ्टिंग करती रहती थी, जिसकी वजह से उसके पुराने दोस्त कहीं पीछे छूट जाते थे। और दूसरी बात कि नूर को एक हमसफर की तलाश थी। नूर अभी उस एज से गुजर रही थी जहां वो क्यूरियस थी कि कैसा लगता है रिलेशनशिप में आना, कैसा लगता है जब आपके पास भी कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप हर चीज शेयर कर सको, जो आपसे पूछ सके कि खाना खाया, रात को नींद अच्छे से आई, कैसी हो।
क्या कर रही हो, ये सब चीजें नूर के दिमाग में घूमती थी। फिलहाल तो नूर की हमसफर सिर्फ उसकी डायरी थी जिसमें वो अपनी सारी फीलिंग्स बयान करती थी, और इसी तरीके से उसने पोयम लिखी थी। हर लहरें मेरे दिल को सजदा करती हैं और हर साहिल तेरी यादों का हरम लगता है। तेरे हुस्न का नूर चांद से भी रोशन है, मेरी रूह का हर नक्श तेरी मोहब्बत का असर लगता है। ए महबूब तेरे जिक्र मेरे लबों पर वो दुआ है जो रात के तहज्जुद में रब से गुफ्तगू लगता है। ये लाइन के एंड करते ही नूर को पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही नूर तुरंत एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि कोई भी नहीं है, और अचानक से पीछे से कोई आ जाए तो इंसान एकदम से घबरा जाता है। अब नूर जब मुड़कर पीछे देखती है तो पीछे 4 लड़के होते हैं और चारों लड़के वहां पर आपस में ही बातें कर रहे थे। नूर उन्हें देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। अब नूर क्या करती है कि वहां से जाने लग जाती है। वो अपना दुपट्टा ऐसे नीचे करती है और नीचे देखकर जाने लग जाती है। अब वो चारों सामने है और नूर का भी रास्ता मतलब उनसे क्रॉस करके ही जाना था। नूर नीचे देख के जा रही है कि तभी पता नहीं उसे ऐसा लगता है कि एक बार ऊपर उठ के देख लूं। जैसे वो अपनी नजरें ऊपर करती है तुरंत उसके सामने उन चारों में से एक लड़का होता है जिससे नूर टकरा जाती है। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ भी कहो कि वो लड़का भी नूर को ही देखे जा रहा था। जिसके बाद नूर ज्यादा सोचती नहीं है, वो बस अपनी नजरें झुकाकर वहां से चल पड़ती है सीधा घर की तरफ। नूर घर जाती है, घर में जाकर आराम से खाना वाना खाती है और फिर सो जाती है। उसके लिए ऐसा कुछ था नहीं एक्सपीरियंस कि उसे याद रहे कि अरे ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, बड़ा नॉर्मल सा था। और उसे ये भी लगता है कि ठीक है वो जगह इतनी भी डरावनी नहीं थी जितनी सबको लग रही थी, बल्कि वहां तो एक अलग सा सुकून था। फालतू में लोग ऐसी कहानियां बनाए रखते हैं, फालतू में रूमर्स फैलाते हैं। नूर का अब जो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर वो भी खत्म हो जाती है। वो अपना चैन से जाती है और सो जाती है। जिसके बाद नूर को सपना आता है कि वो किसी रेगिस्तान के अंदर है और उसके पैर रेगिस्तान की मिट्टी में धंस रहे थे। जब नूर ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर जो चांद होता है वो भी आधा चमक रहा होता है और आधा एकदम डल पड़ा होता है। वहां की हवा ठंडी थी लेकिन उसके साथ एक अजीब सी जलन भी थी, जैसे हवा में आग की चिंगारियां घुल गई हो। वो काफी अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कि कोई लकड़ी है जो कि जल रही है और आपको उसके पास ही खड़ा कर दिया तो आपको कैसी जलन सी महसूस होने लग जाती है। वही जलन नूर को महसूस हो रही थी। नूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको सामने से एक शैडो सी, बड़ी सी शैडो सी चलती हुई नजर आती है जो कि नूर की तरफ चल रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और वो शैडो काफी ज्यादा लंबी भी थी। वो नूर के पास आकर उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरी हो। नूर के होंठ खुले रह गए लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई थी और न जाने ऐसे क्या होता है। नूर को फील होता है जैसे कि उसके हाथ में किसी ने जलती हुई लकड़ी पकड़ा दी है। जोर से चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते एकदम उठ जाती है। नूर जैसे ही उठती है फाइनली वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है कि ये जो भी था वो सपना था, पर पता नहीं उसको कहां से जलती हुई लकड़ी की स्मेल अभी भी आ रही थी। नूर इतनी घबराई हुई थी और कहीं ना कहीं इतनी रिलीफ भी फील कर रही थी कि ये सब सपना था कि वो इन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देती। वो पानी पीती है और उसके बाद फिर से सो जाती है। और अब अगले दिन से नूर की जिंदगी बदलने लगी। पहले तो बस छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे उसके रूम के दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुल जाना या पर्दे बिना हवा के हिलने लग जाना। नूर ने सोचा शायद उसका वहम है। तभी नूर एक जगह बैठी हुई थी और उसकी नजर टेबल पे पड़ती है। टेबल पे कुरान शरीफ पड़ी हुई थी और वो देखती है कि जो कुरान होती है उसका एक पेज होता है जो बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था। जब नूर उस पेज को जाकर देखती है तो वो जो पूरी कुरान थी वो प्रिंटेड थी, लेकिन उसके ऊपर ऐसा लग रहा था किसी ने पेन से कुछ अलग से लिखा है। और वो लिखा हुआ था कि जिन इंसान को देख सकते हैं लेकिन इंसान जिनको नहीं देख सकते। ये अलग से किसी ने उस पेज में लिखा हुआ था, जिसे देखकर नूर बड़ा अजीब सा फील करती है कि ये कोई कैसे लिख सकता है और क्यों लिखेगा। नूर ये सोच ही रही थी कि तभी नूर को उसकी अम्मी की आवाज आती है और नूर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटकर नींद के इंतजार में थी, उसके कान के बिल्कुल पास से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो कि थी मैं यहाँ हूँ। सांस उसके गले में अटक गई। नूर झट से एकदम से उठकर बैठ जाती है, लेकिन पूरा कमरा खाली था। सिर्फ लैंप की रोशनी की वजह से नूर की परछाइयां उसके दीवार पर बन रही थी। यहाँ पर नूर के साथ एक और चीज बड़ी अजीब होती थी कि अब जब भी नूर सोकर उठती थी ना तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करती थी। ऐसा लगता था कि जब वो सोती है तो कोई बहुत हैवी वेट उसके ऊपर रख दिया जाता है और जब वो उठती है तो उस हैवी वेट का जो असर होता है, वो जो हैवी वेट उसकी बॉडी पे रखा था, उसकी पेन जो होती है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। और दूसरी चीज जो कि नूर ने नहीं लेकिन उसकी मम्मी ने नोटिस करी थी कि नूर अब बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी। दिन ब दिन वो बहुत ज्यादा पतली होने लगी थी और दिख रहा था उसकी आंखों के नीचे डार्क
डार्क सर्कल आने लगे थे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसका पूरा लुक बिगड़ने लगा था। पहले तो अम्मी को लगा कि शायद वो कुछ वेट लॉस वगैरह कर रही होगी, इसीलिए उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब नूर किचन में कुछ बना रही थी तो अम्मी को किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। उन्होंने बाहर से नूर को आवाज दिया, पर नूर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो जल्दी से जाकर किचन में देखती है तो नूर जमीन पे गिरी हुई थी, और जो भी नूर उस समय पर बना रही थी वो सब किचन में आसपास बिखरा हुआ था। तभी नूर की मम्मी को वहां पर एक परछाई दिखती है जो कि विंडो से बाहर जा रही थी, और जब नूर की मम्मी विंडो से ऐसे बाहर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। नूर की मम्मी को अचानक से कुछ स्ट्राइक करता है। वो नूर को उठाती है और रूम में ले जाती है, वहां पर लेटा देती है। उसके पापा भी आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है नूर की ऐसी हालत हो गई तो भागते हुए आ जाते हैं। मम्मी सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, इसका वेट लॉस भी हो रहा है, एक परछाई दिखी। तो नूर के पापा को लगता है कि ये परछाई उन्होंने खुद ही की देख ली होगी। कभी कभी होता है ना, आप अपनी परछाई ऐसे साइड देखो तो दिख जाती है। तो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये उसकी एज बढ़ रही है जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है और ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडीज में, तो आप इसकी टेंशन मत लो, नूर सही है, ठीक है। लेकिन नूर की हालत खराब होने लगी थी। नूर की हालत इतनी खराब होने लगी कि दिन ब दिन वो बदतर होने लगी थी। इतनी बदतर कि कभी कभी रात को नूर की आवाज बदल जाती, वो किसी आदमी की आवाज में घुर्राने लग जाती थी। डॉक्टर ने बोला कि शायद बुखार दिमाग पे चढ़ गया होगा, इसलिए नूर ऐसा कर रही होगी। नूर के पेरेंट्स भी न जाने क्यों सब देखकर अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि किसी ने उनको कंट्रोल में करके रखा था, जैसे कि कोई उनका ध्यान उस साइड जाने ही नहीं दे रहा था। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। नूर का शरीर पूरा सफेद पड़ चुका था, और नूर जो कि इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, वो अचानक से इतनी पतली होती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक स्केलेटन है, मांस है ही नहीं उसमें। सॉलिड डाइट से नूर अब लिक्विड डाइट पे आ गई थी। डॉक्टर काफी कोशिश कर रहे थे पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक दिन नूर के फादर टेंशन में अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनके मैनेजर आते हैं और वो पूछते हैं नूर के बारे में। उन्हें भी पता था नूर की जो हालत हो रही है। फादर पहले तो यही बता रहे थे कि तबीयत खराब है, लेकिन अब पूरा अच्छे से बताते हैं कि कैसे वो रात को एक आदमी की आवाज में घुर्राने लग जाती है, कैसे उसकी हालत बिना किसी रीजन के बिगड़ती जा रही है। तो मैनेजर पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि क्यों ये इंसान अपनी बेटी को मौलवी के पास नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि जो भी चीजें हो रही थी वो बहुत अननेचुरल थी। ये कहीं ना कहीं आपको बता ही रही थी कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, जो कि डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है ठीक करना। अब जो मैनेजर होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि देखो तुम टेंशन मत लो, मेरे जो पापा है, मतलब मैनेजर के जो फादर होते हैं, वो जाने माने आलिम होते हैं, यानी कि मुस्लिम स्कॉलर। तो मैनेजर ने नूर के फादर को उनसे मिलने को कहा। शाम में दोनों का प्लान था मैनेजर के घर जाने का और वहां आलिम से मिलने का। लेकिन जैसे ही शाम हुई, नूर की मदर की कॉल आती है। नूर बेहद अजीब बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से नूर के फादर को अब वो प्लान कैंसिल करना पड़ा अपने मैनेजर के साथ उनके घर जाने का, और दौड़ते हुए वो अपने घर गए नूर के पास। अब जो मैनेजर होता है उसे थोड़ा तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ हमने प्लान बनाया, और वहां पर नूर का अजीब बिहेव करना शुरू हो गया। मैनेजर कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब नूर के पापा जब घर आते हैं और नूर उन्हें देखती है तो वो भागते हुए आती है और अपने ही फादर का गला पकड़ लेती है कि आंखें इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था कि आंखों में खून है पूरा। और वो बेहद गुस्से में आदमी की आवाज में बोलती है कि तू नूर को दूर करना चाहता है मुझसे। नूर के पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी वो भागते हुए आती है और इतनी जोर से गला कैसे पकड़ सकती है। ये सब चल ही रहा था कि तभी बाहर से डोर बेल बजती है। जैसे ही वो डोर बेल बजती है, नूर एकदम से उस साइड देखती है और घबरा जाती है और भागते हुए अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर देती है। नूर के पापा बाहर जाकर जब दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने वो मैनेजर होते हैं और साथ में उनके पापा भी, और पापा के साथ उनके 2 इमाम भी उनके साथ होते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैनेजर ने उन्हें सब बात बताई तो समझ गए कि ये कुछ दवा से ठीक नहीं होने वाली, बल्कि नूर को ठीक करने के लिए कुछ और ही चाहिए। मैनेजर के जो पापा होते हैं, आलिम होते हैं, वो पूछते हैं कि नूर कहाँ है। तब उसके पापा बताते हैं कि वो तो ऊपर अपने रूम में है। नूर ने अंदर से दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन जो नूर की मम्मी होती है उनके पास सेकंड चाबी होती है जिससे वो दरवाजा खोल देती है। सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नूर कहीं दिख ही नहीं रही थी। समझ नहीं आ रहा था खाली रूम में नूर गायब कहाँ हो गई। लेकिन तभी आलिम के साथ जो 2 और आए हुए थे उनमें से एक देखता है कि जो अलमारी होती है, नूर उसके ऊपर बैठी हुई थी और वहां पर बैठकर वो इन सबको देख रही थी और हंस रही थी। नूर का ये रूप बहुत भयानक था। ये रूप देखकर उसके मम्मी और पापा तो दोनों रूम से बाहर ही आ जाते हैं। आलिम ने पहले तो अपनी नियत और तावुज करी। उन्होंने कुरान शरीफ की सूरह अल फतीहा और आयातुल कुर्सी सॉफ्टली पढ़ना शुरू किया ताकि रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सही हो सके। 2 इमाम नूर के आसपास खड़े थे। धीरे धीरे वो पूरी तवज्जो के साथ कुरान रिसाइट करने लगे और नूर को इंटरप्ट करने ही नहीं दिया। नूर जो कि अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी, पहले तो वो घबरा रही थी, लेकिन कुरान जब पढ़ना शुरू करा तो वो धीरे धीरे शांत होने लगी और खुद ब खुद अलमारी से नीचे आ गई। अब जो आलिम जी होते हैं वो नूर को देखकर बोलते हैं कि जो कुछ भी अंदर है वो बाहर आ सकता है, हम तुम्हें कोई
भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नूर पहले तो हिल ही नहीं रही थी, पर जब आलिम ने रुक्या के लिए मिसवाक से हल्का सा टच दिया और कुरान की सूरह अल बकारा की आयत पर फोकस किया तो उसके अंदर से एक अजीब सी घबराहट निकलती हुई आवाज आई। वो एक मर्दाना आवाज थी जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इमाम और आलिम ने रूम के चारों कॉर्नर पर कुरान की आयत पढ़ी और नमाज की रोशनी मतलब दिया जलाया ताकि नूर के अंदर की शक्ति या जिन जो भी था वो कन्फाइंड कर सके। जिसके बाद ये तीनों मिलकर तो रिसाइट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से नूर जो कि अभी तक काफी एग्रेसिव थी वो शांत होने लग जाती है। आलिम और इमाम नूर से सवाल जवाब कर रहे थे ताकि समझ सके कि नूर के साथ चल क्या रहा है। और इन सब के बीच नूर के बगल में एक साया आ जाता है जो कि जमीन पे बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। उसको देखकर आलिम समझ तो गए थे कि ये क्या है, लेकिन फिर भी वो सवाल जवाब करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि कौन है तू और क्या चाहता है। लेकिन जो सवाल वो साये से कर रहे थे उसका जवाब नूर दे रही थी, जैसे कि मानो वो साया अभी भी नूर के अंदर है और नूर ही बोल रही है, सारे जवाब वही दे रही है। वो बताता है कि वो एक जिन है और जब नूर उस दिन लेप्टिस मगना गई थी और वहां पर उसे 4 लड़के दिखे थे तो जिससे उसकी नजरें टकराई थी वो एक जिन था। और जब नूर की नजर उससे मिली तभी से उसने नूर के शरीर पे कब्जा पा लिया था और उसी रात से वो नूर के शरीर के अंदर था। और जब रात को नूर सोया करती थी तो शरीर से बाहर आ जाता था और नूर के साथ कुछ ऐसा करता था जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। लेकिन जब ये सारी चीजें नूर को पता चली तो उसे एक मेजर मेडिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। आलिम उसे अब बोलते हैं कि तुझे जो करना था तूने कर लिया, तू यहाँ से चला जा। जिसपे वो पहले तो बहुत मना करता है, वो मानता ही नहीं। वो बोलता है मैं नूर को अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं तब तक उसके साथ ये करता रहूंगा जब तक वो मेरे साथ चले ना जाए, मतलब कि जब तक नूर की मौत ना हो जाए। लेकिन आलिम को इन सब चीजों में काफी नॉलेज थी। उसके बाद अपने ही इमाम के साथ और कुछ चीजें रिसाइट करते हैं, जिसके बाद वो जो जिन होता है वो घबरा जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। एक काइंड ऑफ डील हो जाती है इनके बीच कि जिन यहाँ से चला जाएगा और कभी इनके आसपास भी नहीं आएगा, लेकिन आलिम उस जिन को कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद वो जिन वहां से गायब हो जाता है और उसके बाद नूर भी ठीक हो जाती है। जिन तो चला जाता है लेकिन जो चीजें नूर को पता चलती है, जो चीजें उसके साथ हुई थी, उसकी वजह से उसे बहुत बहुत दिक्कतें आती है। नूर डिप्रेशन में चले जाती है। वो लड़की जो किताबों में खोए रहती थी अब वो सिर्फ एक जगह बैठकर कहीं गुम हो जाती थी, अपने ही ख्यालों में अपने आप से ही बातें करने लगती थी, बहुत रोती थी, चिल्लाती थी। जब रात होती थी तो उसे एक अजीब सा डर लगता था जो कि बहुत जायज भी था। वो अब अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लाइट्स तक ऑफ नहीं करने देती थी। 1 साल तक ये सब चला। 1 साल तक नूर की मेडिकेशंस चली, नूर हमेशा डॉक्टर के पास जाती थी। 1 साल तक नूर थेरेपिस्ट के पास गई है और उसके बाद भी अभी भी नूर की कंडीशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। जहां नूर को इन जगहों पर अच्छा लगता था, खाली खंडर जगह जाकर उसे एक्सप्लोर कर उसे अच्छा लगता था, अब वो उनको अगर देख भी लेती है ना, जैसे कहीं से जा रही है और सामने उसके कोई खंडर पड़ा हो तो वहां से भाग जाती है, वो वहां से निकल जाती है, आंखें नीचे रखती है। कोई सामने से आ भी जाता है तो उनके साथ आंखें नहीं मिलाती है। ये सारे ट्रॉमा उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठ चुके हैं। उन्होंने घर बना लिया है जो कि अब छोड़ ही नहीं रहे हैं। उसने हर चीज कर ली, मेडिकेशंस, दवाइयां, थेरेपिस्ट, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहा। नूर को इन सारी चीजों से उभरने में समय लगेगा, कितना वो नूर को भी नहीं पता। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई होप कि नूर जल्दी ही रिकवर हो सके और अपनी नई जिंदगी वापस से शुरू कर सके। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि कभी कोई जिन, कोई बुरी ताकत अगर आपके अंदर आ जाए या किसी बुरी ताकत से आपका सामना हो जाए तो किस हद तक आपको हर्ट कर सकती है, किस हद तक आपका जीना हराम कर सकती है। और ये तो खुशकिस्मती थी कि मैनेजर को ये सब बातें पता चल गई। उसके पापा आलिम थे जिन्होंने उस जिन को नूर से अलग कर दिया। अगर अलग नहीं करा होता तो नूर का क्या हाल होता वो आप सोच भी नहीं सकते, हम में से कोई भी नहीं सोच सकता। जो भी होता काफी बुरा होता। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।